तो हेलो दोस्तों। तो आज हम चालू करने वाले हैं राजनीतिक जो विज्ञान है ना, फर्स्ट चैप्टर, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया है, जितने ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसमें देखो केवल 1, केवल 2, केवल 3 इसमें दिख रहा होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल, यानी केवल 1 और 2 है ना, ये सब दिख रहा होगा। तो इसमें से यहाँ पे हमें छापना है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 में कि कौन सा सही है और कौन गलत है। यहाँ पे लिखा है ना कौन सही है कौन गलत है। तो सही को हमें टिक लगाना है। अगर एक सही रहेगा तो केवल 1 में लगाएंगे, अगर 2 रहेगा तो केवल 2 में लगाएंगे, अगर दोनों रहेगा तो दोनों में लगाना है। तो इस तरह से हमारा अब जो ऑब्जेक्टिव जो है भारतीय संविधान का, जो राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है, उसका कंप्लीट जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करेंगे। आपको इसमें भी आपको लगाना है। अगर आप अच्छे से लगाते हैं और आप कितने नंबर आता है, कितने ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपका कितने ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। तो इसके लिए आप कमेंट में लिखो। तो चलो चालू करते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी भारत का संविधान के बारे में हमें विचार करना है। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। यानी क्या कहता है, जिनके पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई जिसके पास अपना संविधान है वो लोकतांत्रिक, जैसे चीन है, ये सब के पास संविधान होते हुए भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट, गलत है। दूसरा में क्या कहता है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। देखो संविधान संविधान हमारा समाज का मूलभूत स्वरूप का क्या करता है, निर्धारण करता है। हमारा ऑप्शन हमारा आता है 2, यानी ऑप्शन हमारा 2 जो होता है वो सही आता है, क्योंकि ऑप्शन जो 1 है वो गलत है, ऑप्शन 2 हमारा सही है। संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो इसकी देखो व्याख्या भी हम देख लेंगे, इसकी हम क्या करेंगे, इसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन 2 है। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है क्या, व्याख्या। देखो कहने का तात्पर्य क्या है, व्याख्या क्या कहता है कि यह आवश्यकता नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। यानी यह आवश्यक नहीं है कि जिसके पास अपना संविधान है वह सिर्फ लोकतांत्रिक है। उदाहरण के लिए चीन, वेनेजुएला, अतः यह भी, इसके पास भी संविधान है पर यह लोकतांत्रिक नहीं है। ये हमारा क्या है, कथन 1 सत्य असत्य है। संविधान उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रचा सकता है। ना क्या था, सपनों के अनुसार क्या करता संविधान, ऐसा है ना, ऐसा नागरिक आधार तैयार करता है जिससे कि जो वहाँ की नागरिक होता है वो अपने सपनों और के अनुसार क्या कर सकते हैं, वो रह सकता है। तो हमारा कथन क्या है, कथन 2 हमारा सत्य था। तो हमारा कथन 2 क्या था, सत्य था। अगला हमारा क्या, अगला क्वेश्चन देखो। अगला हमारा है कि दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, दूसरा नंबर कहता है कि संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पढ़ा दिए हम, संविधान सभा के जो गठन है उसके बारे में विचार करना है। तो ऑप्शन 1 ने क्या कहता है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। तो 1934 यह एक ऐसा दिन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब ने जो था संविधान को, है ना, संविधान को अधिकृत किया था। तो दूसरा नंबर क्या है हमारा, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। तो हमारा भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था वह हुआ था हमारा 9 दिसंबर को, है ना, हमारा क्या हुआ था, 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर का और 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन के बारे में। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। और इसी में 2 वर्ष 11 माह 11 माह और 18 दिन लगा था इसी को करने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो पहली बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ये भी हम ऑप्शन हमारा क्या है, सत्य है। यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, यानी दोनों हमारा क्या है, सत्य है। तो चलो इसका भी हम क्या करते हैं, इसका भी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो ये भी हमारा कथन क्या है, ओह सॉरी, यहाँ पे पूछा था ये भी दोनों सही है पर हम असत्य पूछा है, मतलब कौन गलत है। तो हमारा गलत नहीं है ना, असत्य कथन पूछा था हमारा कि कौन सा असत्य है, असत्य कथन है, असत्य कथन पूछा था ना, असत्य है। इसमें से कोई असत्य नहीं है। देखो असत्य कथन जो पूछा है इसमें से कोई असत्य कथन नहीं है, इसीलिए हमारा दोनों क्या था, सही था। तो हमारा ना तो 1 और ना ही 2 असत्य है, दोनों क्या है, सत्य है। ये हमारा दोनों क्या है, सत्य है। तो व्याख्या क्या कहता है, देखो व्याख्या में भी है हमारा
कि व्याख्या कहता है क्या, कि व्याख्या हमारा क्या कहता है, व्याख्या क्या कहता है कि व्याख्या 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था, यानी 1934 में, है ना, 1934 हमारा ऑप्शन था। तो 1934 में जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार अपनी अधिकृत मांग को क्या किया था, रखा था। उसके बाद क्या शामिल किया था, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था, संविधान का क्या किया था, एक प्रारूप तैयार किया था। अगला हमारा क्या, अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, अगला है हमारा भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी जो अल्पसंख्यक है, भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको तो संरक्षण दिया है भाई। देखो संघवाद, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। देखो ये भी हमारा क्या सत्य है, यानी कि भारतीय संविधान जो अल्पसंख्यक है उसको भी संरक्षण प्रदान करता है। और संघवाद का अर्थ क्या होता है, देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार का होना। तो हमारा ऑप्शन हमारा दोनों क्या है, दोनों हमारा सत्य है। यहाँ पे क्या उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों हमारा क्या है, सत्य है। तो सत्य हमारा क्या है, दोनों हमारा सत्य है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है, भारतीय संविधान, व्याख्या कहता है कि भारतीय संविधान में इस बात का व्याख्या किया गया है, रखा गया है कि अल्पसंख्यक को उन सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े जो बहुसंख्यक को आसानी से उपलब्ध हो। मतलब अल्पसंख्यक को उनसे वंचित नहीं रखा जाए जो कि बहुसंख्यक को आसानी से मिल जाता है। बहुसंख्यक की निरंकुशता व दबदबे पर भी संविधान सैन्य प्रतिबंध लगाता है ना। बहुसंख्यक की जो निरंकुशता है उस पर भी संविधान क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, ताकि वे सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के नीचे के तबकों के लोगों को भी परेशान ना करें। मतलब कि जो अल्पसंख्यक है उसको भी परेशान ना करे, ना कर पाए। भारत एक संघीय देश है, भारत हमारा क्या संघीय है ना, ऑप्शन हमारा 2 है। भारत एक क्या संघ देश है, यहाँ केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर सरकार है, सरकार का प्रावधान है। दो केंद्र यानी कि अगर हम देखें तो स्टेट स्तर पर भी है, जैसे हमारा केंद्र पे प्रधानमंत्री होगा और राज्य पे क्या है, मुख्यमंत्री। यानी केंद्र और राज्य स्तर पर दोनों स्तर पर सरकार है। इसका मतलब क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघवाद, जहाँ की एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार होता है, जैसे जिला स्तर पर हो गया, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, इसको हम क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा चौथा ऑप्शन है संविधान के अनुसार, है संविधान के अनुसार सरकार के अंगों में शामिल। देखो संविधान के अनुसार सरकार का अंग कौन हो सकता है, सरकार का अंग 3 हो सकता है। 1 नंबर में हो सकता है कार्यपालिका, 2 नंबर विधायिका, 3 नंबर हमारा होगा न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये हमारा क्या है, ये तीनों सरकार का अंग है। यानी विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों हमारा सत्य है। तो हमारा 3 कहाँ पर है, कूट, केवल 1 और 2 ये हमारा गलत है ना। केवल 1 2 3 ये हमारा क्या है, सत्य है। ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। मतलब 1 2 3 कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों हमारा क्या है, सत्य है। तो व्याख्या क्या है, व्याख्या की अगर देखें, विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका में कौन होता है, जनता, जिसको हम लोग चुनते हैं, विधायिका में होता है वो। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून लागू करने व शामिल शासन चलाने का काम देखते हैं। मतलब कार्यपालिका में जैसे IAS IPS जो सरकारी कर्मचारी है जो सब है, उसको हम किस में रखेंगे, उसको रखेंगे हम कार्यपालिका में। न्यायपालिका की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में इन तीनों को ही सरकार का अंग माना जाता है। यानी न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब का जो वकील होता है, जज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यायपालिका, जो कि न्याय प्रदान करता है। अगला हमारा 5 नंबर क्या है, 5 नंबर में क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकार से नहीं होता है, सत्य है। संविधान में जो राज्य है कि इसका जो होता है, ये जो होता है राज्य मतलब क्या होता है, राज्य सिर्फ राज्य सरकार नहीं होता है। मतलब कि संविधान, दूसरा में क्या कहता है कि संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी हमारा क्या सत्य है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, दो भी हमारा सत्य है। व्याख्या क्या कहता है, व्याख्या देखो, संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकार से नहीं होता है। संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अतः दिए गए दोनों विकल्प
सत्य है। दोनों हो गए। अभी विकल्प क्या है हमारा? सत्य है। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है संविधान निर्माण के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल थे? तो मौलिक अधिकार अगर देखें, जब संविधान निर्माण कर रहा था तो मौलिक अधिकार लगभग 7 अधिकार थे। अभी हमारे पास सिर्फ 6 अधिकार हैं। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो सभी अधिकार शामिल थे। समता का अधिकार ये भी शामिल था, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी शामिल था, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी शामिल था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी शामिल था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ये भी शामिल था, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये भी शामिल था और संपत्ति का अधिकार ये भी शामिल था। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा यानी डी हमारा सही हो जाएगा। सभी अधिकार शामिल था। व्याख्या अगर हम देखें, व्याख्या में क्या कहता है? देखो, संविधान निर्माण के समय दिए गए सभी अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे। हालांकि बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। यानी 301 जो अनुच्छेद 301 है, अनुच्छेद 301 के तहत जो ये संपत्ति का अधिकार था ना, ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत इसको संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और इसमें रख दिया गया है, अनुच्छेद 301 में रख दिया गया है। तो अभी मेरे पास पूरा है क्या? तो छः अधिकार है और 7वां अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। अगर वर्तमान के पूछे तो हम छः के बारे में कह सकते हैं, 7 के बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। तो देखो अभी हम परिणाम देखेंगे कितना हमारा सही हुआ है। तो देखो परिणाम देखते हैं। तो हमने गलत किया है लगभग 16%, मतलब 83% हमने सही किया है। तो आप सब भी बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप सबका सही हुआ और कितने क्वेश्चन गलत हुआ है। तो चलो अब हम अगला चैप्टर के बारे में जाते हैं, जो हमारा दूसरा अध्याय है उसको फिर इसी ऑब्जेक्टिव विधि में सॉल्व करेंगे।